हमारे देश में नेशनलिज्म पहले जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार मौर्य टाइम के समय कौटिल्य ने एक बार बोला था, जब हमारे देश पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था कि भाई इंडिया को एक होना चाहिए। तो नंद वंश से उसने बोला कि भाई अलेक्जेंडर अटैक करने आ रहा है और तुम आराम से मदरा पी के डांस कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे क्या मतलब है, वहाँ लड़ाई हो रही है, मैं क्यों आऊँ बीच में, तुम पागल वागल हो गए हो। तो कौटिल्य उस टाइम बात कर रहे थे, या चाणक्य, वो बात कर रहे थे एक तरीके से देश की। इस बात को नंद वंश नहीं समझ पाया और फिर घनानंद को, मौर्य एम्पायर के जो रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उससे उसने करवा दिया। फिर उसके बाद मॉडर्न नेशनलिज्म आया, ब्रिटिश ने जो हमें इज्जत नहीं दी उससे। तो यहां पर नेशनलिज्म का मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पीपल। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, और कॉन्फ्लिक्ट किसको लेके हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है सारा रिसोर्स को लेकर। ब्रिटिश चाह रहे हैं ये रिसोर्स हमारा हो सारा, इंडियन लोग चाह रहे हैं जब रिसोर्स हमारा है तो इज्जत भी हमारी, सब हमारा है। तुम लोग फ्री में हमें नहीं दे रहे हो, हमारा ही पैसा हमें सैलरी में दे रहे हो और बोल रहे हो कि भैया हमने तुम पे एहसान कर दिया। क्यों एहसान कर दिया, आपने हमारा ही पैसा लेके लूट के हमें दे दिया और उसमें से भी कुछ हिस्सा, और बाकी पैसा कहाँ गया, ब्रिटेन गया। तो एक्चुअल में हमारा तो लॉस हुआ ना। और फिर उसके बाद कुछ शुरुआती फेज में कुछ हीरो आएंगे। ब्रिटिश के खिलाफ किंग लोग भी एक लड़ाई लड़ेंगे। जो ये जमींदार वर्ग हैं या किंग लोग हैं, ये 1857 का रिवॉल्ट करेंगे। 1857 के रिवॉल्ट का सबसे बड़ा रीजन, पहली बात, ब्रिटिश ने धीरे धीरे उनकी टेरिटरी को कब्जे में कर लिया, कुछ को प्यार से, कुछ को मारपीट के। साथ में उनको बोला अगर आपका बच्चा जेनेटिक नहीं है तो आपको किंगडम चलाने का कोई राइट नहीं, वो हमारे अंडर आ जाएगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा झांसी। तो ये सारे लोग साथ आए और इनको लगा कि हमें ब्रिटिश लोग काफ़ी ज़्यादा नीचा देखते हैं, तो इन लोगों ने बदला लेने की ठानी। और शुरुआत हुई कहाँ से, मंगल पांडे, नाम सुना इनका, मंगल पांडे। मंगल पांडे एक सोल्जर थे। वैसे कास्ट जो इनकी थी वो थी ब्राह्मण। एज अ सोल्जर इनको अच्छा रेस्पेक्ट मिल रहा था, अच्छी वर्दी मिलती थी, बंदूक चलाने को मिलती थी, इज्जत भी थी। ब्रिटिश वाले नहीं देते थे अपने आसपास। एक बार ये पूजा करके आए और एक भाई साहब निचली कास्ट वाले झाड़ू लगा रहे थे, उनकी झाड़ू थोड़ी सी छिप गई। तब मंगल पांडे बोला दूर रहो, अछूत कहीं के, मेरे से टच हो गया। बोला अच्छा हम अछूत हैं और तुम जो डेली कारतूस निकालते हो मुंह से, बोले उसमें क्या है, मैं ही काट के आता हूँ वो मीट जिसका कारतूस लगाते हो। बोले झूठ बोलता है, हमारी सरकार तो ऐसा नहीं बताई, देखना आज आप दिखाता हूँ। तो मंगल पांडे को उसने दिखा दिया। तो ब्रिटिश ने नए कारतूस आए थे उनके बुलेट, उन बुलेट को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए उन्होंने बीफ का यूज़ किया, गाय और साथ में सुअर। काव किसके लिए ज़्यादा है, धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, और सुअर किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। तो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए। तो अब एक तरफ किंग लोग जो परेशान है ब्रिटिश से, दूसरी तरफ सोल्जर लोग वो भी परेशान है ब्रिटिश से। अब इन लोगों का एक ही एनिमी है, वो है ब्रिटिश। ये लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश लोग यहां से जाएं। इसके लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, रिवॉल्ट करते हैं और विद्रोह इनका शुरुआत हो जाता है। लेकिन रिवॉल्ट करते हैं उससे पहले ही ब्रिटिश को पता चल जाता है। ब्रिटिश ये थोड़ी ना इंतजार करेंगे, हाँ रिवॉल्ट करो फिर भारो फूल बरसा वो गाना बजेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो भी अपनी स्ट्रेटेजी चला रहे थे। ये रिवॉल्ट होने से पहले ही ब्रिटिश को पता चल गया कि हमारी एक बटालियन रिवॉल्ट करने वाली है। जैसे उनको पता चला तो उन्होंने सारी बटालियन को डिवाइड कर दिया और उनके वेपन भी उन्हें नहीं दिए। मंगल पांडे गुस्सा में ज़्यादा थे, इन्होंने अपने सीनियर आदमी को उड़ा दिया। यहीं से फिर शुरुआत हो गई। फिर मेरठ की तरफ ये लोग आए, लेकिन एजुकेटेड लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। उसका एक रीज़न था, ये लोग देश की बात कर ही नहीं रहे थे।
सब अपने अपने बात कर रहे थे। झांसी की रानी बोल रही थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कोई ये नहीं बोल रहा था मैं अपना देश नहीं दूंगी। ये बात एजुकेटेड लोगों के समझ नहीं आई, बोले अभी भी ये ऐसी ही बात करें, इनका साथ देंगे क्या। इसलिए उन लोगों ने बोला कि हम लोग इनका साथ नहीं देंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ना साथ है ना खिलाफ है। लेकिन एजुकेटेड वर्ग का सपोर्ट ना करना कहीं ना कहीं इसका जो विज़न था वो थोड़ा सा बेकार हो गया। और ये जाता है नॉर्थ इंडिया में रहा, तो ब्रिटिश को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई दबाने में। ब्रिटिश को प्रॉब्लम बस इतनी हुई कि उन्हें कुछ टाइम के लिए दिल्ली से, मेरठ से या कुछ सोल्जरों को कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और फिर इनके हीरो कौन बने? एक 60 साल का आदमी, मुगल रूलर। अब इनके पास लीडर ही नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इनको सबको बता सके कि हमारा विज़न क्या है, हम ब्रिटिश को हरा देंगे, उसके बाद क्या, किसी पे कोई विज़न ही नहीं था। बस ये था कि तुम अपनी किंगडम संभालना, तुम अपनी किंगडम संभालना। इस वजह से नॉर्मल पब्लिक को भी समझ में नहीं आया, बोले ये क्या फालतू का है। उन्होंने भी साथ नहीं दिया। इन्होंने 60 साल के बहादुर शाह जफर को अपना हीरो बनाया। बहादुर शाह जफर जी खुद बैठे थे लाल किले में, मुगल रूलर। 1764 के बाद मुगल रूलर की कोई इज्जत नहीं थी। लाल किले से जैसे ही बाहर जाता कोई भी थप्पड़ मार देता इनको, बोलता कौन है मुगल रूलर, फिर कौन जानता है तुम्हें, ना घोड़े हैं ना कुछ है, कुछ भी नहीं। इनकी पावर बिल्कुल लिमिटेड कर दी ब्रिटिश ने, पेंशन पे बस इनको डिपेंड कर दिया। बहादुर शाह जफर पहली बार तो सोचे अच्छा मैं रूलर, हाँ आप रूलर। फिर इनको भी लालच आ गया, बोले सही है अगर हो जाए तो ऐसा। तो बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठने के लालच से बोले ठीक है मैं तुम्हारा रूलर। लेकिन इन्होंने कोई बड़ा रोल नहीं प्ले किया, बस रूलर थे। और इसकी वजह से कोई बड़ा विज़न मिला नहीं। एट द एंड ब्रिटिश ने हरा दिया। बहादुर शाह जफर, आप लोगों ने एक मकबरा सुना होगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। बहादुर शाह जफर वहीं छिप गए थे जब सब लोग हार गए। इनकी बेगम ने बता दिया ये छिपा, पकड़वा दिया बेचारे को, ठीक है। बेगम को लगा कि ब्रिटिश वाले इनाम देंगे, वो बोले तुम इसकी नहीं हो सकी, हमारी कैसे होगी, तो तुम भी इसके साथ जाओ। उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ने एक एक्ट बनाया, 1858 का एक्ट। उस एक्ट के थ्रू इंडिया से हमेशा के लिए एक तो मुगल रूलर खत्म, और इन भाई साहब को भेज दिया रंगून। रंगून का है म्यांमार, या जिसे उस टाइम बर्मा के नाम से जानते थे। इनको भेजा रंगून, तुम जाओ रंगून, यहाँ रहोगे, फिर खुरापाती दिमाग होगा, फिर दोबारा लड़ोगे, इससे बढ़िया तुम जाओ। ना लीडर रहेगा ना कोई साथ में आएगा। तो इनको रंगून भेजा और मुगल रूलर का एंड कर दिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो अच्छी चल रही थी, लेकिन इसको पैसे की जरूरत थी। साथ में ये बदनाम भी हो चुकी थी नॉर्मल पब्लिक में। तो ब्रिटिश ने एक और गेम खेला, बोले अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब इंडिया में रूल करेगा ब्रिटिश किंग या क्वीन। तो इंडिया अब गुलाम हो गया डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट का। अभी तक सारा रूल जो आपने 1757 से लेके 1857 तक देखा, लगभग 100 साल एक प्राइवेट कंपनी रूल कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई डर नहीं था, अब वो डायरेक्टली खुद ही रूल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला तुम भी रिटायर हो जाओ, और अब हम अलग से एक तरीके से गवर्नर जनरल, वॉयसराय इनको बनाएंगे। तो इन्होंने वॉयसराय की शुरुआत कर दी। इसके बाद